वेलकम स्टूडेंट्स, आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस की आपकी अपनी पाठशाला में स्वागत है आपका। हम यहाँ हैं आपके जो नया कोर्स है उसको आपको कॉम्प्रहेंस करने के लिए, आपको समझाने के लिए, उसमें जितनी भी आपको समस्याएं आ रही है उनका सोल्यूशन करने के लिए। तो जुड़ जाइए फटाफट से हमारे साथ। और आज शुरू करते हैं हम आपके एसएसटी में ज्योग्राफी के चैप्टर 3 का क्यूएनए सेशन। 3 चैप्टर हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं, कॉम्प्रहेंशन भी हो चुका है। नहीं देखा है तो वीडियोस देखिए, बाकी 2 चैप्टर के भी क्यूएनए सेशन हो गए हैं। आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत आ रही है तो उसके सॉल्यूशन के लिए हम यहाँ हैं, तो बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। जस्ट बी विद अस एंड लेट्स गेट होल ऑफ द मार्क्स वी कैन गेट। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 3 का क्यूएनए सेशन। चैप्टर 3 जो कि था जल संसाधन, वाटर रिसोर्सेज से रिलेटेड। इसका पहले जो 3 क्वेश्चन है वो मल्टी चॉइस क्वेश्चन है, लेकिन इनमें आपको चॉइसेस लेनी नहीं है। पहले आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। एनसीईआरटी का जो ये नया कोर्स लागू हुआ है ना बच्चों, इसमें आपको एक फायदा भी है, थोड़ा एक नई चीज है, लेकिन उससे फायदा आपको ये है कि किसी भी चीज से आप जुड़ सकेंगे, उस चीज को आप समझ सकेंगे। ठीक है ना। तो इस तरह से क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं। अगर चैप्टर आप देखें तो चैप्टर में भी हर चैप्टर के हर चीज को, हर पॉइंट को समझाने के बाद उससे रिलेटेड केस स्टडी दी हुई है। और जब क्वेश्चंस दिए हैं वो भी इस तरह से दिए हैं कि अगर आपने अच्छे से समझ के चैप्टर पढ़ा है तो क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इजी भी हो जाएंगे और वो कभी भी आप भूल नहीं पाएंगे। इस तरह के क्वेश्चंस हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारे मल्टी चॉइस क्वेश्चन का है। नीचे दी गई सूचना के आधार पर इन स्थितियों को जल की कमी से प्रभावित या जल की कमी से अप्रभावित में वर्गीकृत करना है। हमें इनको क्लासिफाई करना है, बांटना है कि ये जो 4 हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं इनमें से कौन से जो है जल की कमी से इफेक्टेड है, कौन से अफेक्टेड नहीं है। ठीक है ना। तो जैसे अधिक वर्षा और वार्षिक वर्षा वाले जो क्षेत्र होते हैं वो, अब हमें साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ वार्षिक वर्षा अधिक है। ठीक है ना, अधिक है तो ये कैसे प्रभावित होंगे, यहाँ तो जल की कमी हो नहीं सकती, तो हम इनको लिखेंगे अप्रभावित क्षेत्रों में। हम इनको देंगे अप्रभावित क्षेत्र। ठीक है, तो ये वर्षा की कमी से या जल की कमी से अप्रभावित क्षेत्र है। क्यों? क्योंकि यहाँ वार्षिक वर्षा ज्यादा है। फिर अधिक वर्षा भी है और जनसंख्या भी अधिक है। वर्षा अधिक है लेकिन जनसंख्या भी अधिक है, तो वर्षा अधिक तो है ना, तो इसका मतलब यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ वो इतना ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि रेनफॉल जो है वो एक्सेसिव है, तो ये भी जो है वो अप्रभावित क्षेत्रों की श्रेणी में आएगा। नेक्स्ट है अधिक वर्षा वाले, वर्षा तो अधिक हो रही है लेकिन प्रदूषण बहुत ज्यादा है। अब जब प्रदूषण बहुत ज्यादा है, पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, तो फिर वो जल काम में नहीं आ पाएगा। तो यानी ये क्या होंगे, ये क्षेत्र होंगे पानी की कमी से प्रभावित, पानी की कमी से प्रभावित क्षेत्र होंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट है कम वर्षा और कम जनसंख्या। वर्षा कम है लेकिन जनसंख्या भी कम है, लेकिन उससे कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता क्योंकि पूरी वर्षा तो काम में नहीं ली जा सकती। तो वर्षा कम है और लेकिन जनसंख्या भी कम है, तो ये क्षेत्र जो है वो प्रभावित में आएंगे क्योंकि यहाँ वर्षा कम हो रही है। ओवरऑल अगर बारिश जो है वो कम होती है तो इसका मतलब वो इफेक्टेड, वो वाटर स्कैरसिटी से जूझते हुए क्षेत्र हो जाते हैं। Based on the information given below, classify each of the situation as suffering from water scarcity or not suffering from water scarcity. So region with high annual rainfall, if they are region with high annual rainfall, it means they are not affecting. Okay. Next है region having high annual rainfall and large population. Instead they are having large population but they having हाई एनुअल रेनफॉल, तो ये भी जो एरियाज हैं ये नॉट अफेक्टेड है। देन रीजन्स हैविंग हाई एनुअल रेनफॉल बट वाटर इज हाईली पॉल्यूटेड, इट मींस fresh water is not available properly, that's why they are suffering from the water scarcity. Then regions having low rainfall and low population, they are also suffering from the water scarcity. तो ये जो राइट लगाए हुए हैं वो ऐसे क्षेत्र है जो कि सफर कर रहे हैं, और जो क्रॉस लगाए हुए हैं वो ऐसे क्षेत्र है जो कि सफर नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ये जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं होती हैं
इनके पक्ष में कौन सा जो वक्तव्य है, यानी कौन सी ऐसी टिप्पणी है जो बहुउद्देशीय की नदी परियोजनाओं के पक्ष में दिया गया नहीं है, यानी इन चारों चीजों में ऐसी कौन सी है जो इनके खिलाफ है बात, जो इनके लिए सही नहीं है, ठीक है ना। तो जैसे बहुउद्देशीय परियोजनाएं उन क्षेत्रों में जल लाती है जहां जल की कमी होती है, ये तो अच्छी बात है, तो यानी कि ये हमारा ऑप्शन गलत है, ठीक है। बहुउद्देशीय परियोजनाएं जल बहाव को नियंत्रित करके बाढ़ पर काबू पाती है, ये भी अच्छी बात है, ये भी इनके पक्ष में तर्क दिया जा सकता है। दिस इज ऑल्सो द मेरिट ऑफ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, तो ये भी नहीं है हमारा ऑप्शन। बहुउद्देशीय परियोजनाओं से वृहत जल स्तर पर विस्थापन होता है, वृहत स्तर पर विस्थापन होता है और आजीविका खत्म हो जाती है। बहुत बड़ी संख्या में लोगों को अपने नेटिव प्लेसेस को छोड़कर कहीं और जाना होता है और उनकी कमाई का जरिया खत्म हो जाता है। और नेक्स्ट है बहुउद्देशीय परियोजनाएं हमारे उद्योग और घरों के लिए विद्युत पैदा करती है, तो ये भी अच्छी बात है, तो ये नहीं होगा। राइट ऑप्शन जो है वो गया है आपका ऑप्शन, वो इसलिए क्योंकि ये बहुउद्देशीय योजनाओं के पक्ष में नहीं है। Which one of the following statement is not an argument in favors of multipurpose river projects? A is multipurpose projects multipurpose project bring waters to those areas which suffer from water scarcity. This is a good thing can be told about MPPs. Multipurpose projects by regulating water flow helps to control flood. This is also a good thing. Multipurpose projects lead to large scale displacement and loss of livelihood. This is not a good thing to be told about multipurpose projects. That's why our right option is C. And the fourth one is multipurpose projects generate electricity for our industries and our homes. This is also a good thing. So the right answer is C. तो आपको कई बार ये होता है कि आपको ऐसा लगता है कि इनके बारे में अच्छी बात बतानी है, लेकिन हमें क्या बताना है, ऐसा तर्क, ऐसा लॉजिक जो इनके पक्ष में नहीं है, ठीक है ना। तो वो हमारा है ग ऑप्शन, सी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ कुछ गलत वक्तव्य दिए गए हैं, कुछ जो यहाँ पर स्टेटमेंट्स दिए गए हैं वो सही नहीं है, इनमें गलती पहचानने और दोबारा लिखना है, मतलब इनको बताना है कि इनकी गलती क्या है। तो पहला हमारा कोट है कि शहरों की बढ़ती संख्या, उनकी विशालता और सघन जनसंख्या तथा शहरी जीवन शैली ने जल संसाधनों के सही उपयोग में मदद की है। ये तो हमें साफ दिख रहा है कि ये कोट, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। अगर शहरों की जनसंख्या बढ़ रही है, उनमें डेंसिटी बढ़ रही है, उनमें पॉपुलेशन बढ़ रही है और उनकी जो जीवन शैली है बहुत ज्यादा पानी वेस्ट करने की, इंडस्ट्रीज में बहुत ज्यादा पानी पोल्यूट करने की, तो ये जो चीजें हैं क्या ये जल संसाधनों के सही उपयोग के लिए है? बिल्कुल नहीं है। तो हम इसको सही कैसे लिख सकते हैं? शहरों की बढ़ती संख्या, उनकी विशालता और सघन जनसंख्या तथा शहरी जीवन शैली ने जल संसाधनों के सही उपयोग का जो गणित है वो बिगाड़ दिया है, यानी कि उनकी मदद नहीं की है बल्कि सही उपयोग का जो भी गणित था उसको बिगाड़ दिया है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, नदियों पर बांध बनाने और उनको नियंत्रित करने से उनका प्राकृतिक बहाव और तलछट बहाव प्रभावित नहीं होता है। बहुत हाईली हमने इस पर चर्चा की थी कि जब नदियों पर बांध बना दिए जाते हैं तो दोनों ही नुकसानदायक चीजें होती है। एक तो उनका जो प्राकृतिक बहाव है वो प्रभावित होगा ही, हमने बहती नदी को रोका है और उसके बाद में अपनी मर्जी से उसको बहने दिया है कि भाई हमारी जब मर्जी हुई तब वो उस डैम के गेट खोले गए और फिर उस पानी को रिजर्वायर में डाला गया, तो यानी ये हम उसके नेचुरल फ्लो को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। और नेक्स्ट, इसका तलछट बहाव प्रभावित नहीं होता, ये भी गलत है। नदियां जो अपने साथ तलछट बहा कर लाती है वो फिर उस डैम में जमा हो जाता है, लेकिन जब हमने उस डैम के गेट खोले तो पानी तो निकल गया लेकिन वो जो तलछट है वो वहीं रह जाता है, ठीक है ना। तो इसको सही कैसे लिख सकते हैं? नदियों पर बांध बनाने और उनको नियंत्रित करने से उनका प्राकृतिक बहाव और तलछट बहाव प्रभावित नहीं होता की जगह हम लिखेंगे होता है, ठीक है ना। तो ये फिर स्टेटमेंट ये सही हो जाएगा। गुजरात में साबरमती बेसिन में सूखे के दौरान शहरी क्षेत्रों में अधिक जल आपूर्ति करने पर भी किसान नहीं भड़के, बिल्कुल गलत है। साबरमती बेसिन में जब बहुत ज्यादा सूखा पड़ा था, ड्रॉट आया था, तब वहां पर शहरी क्षेत्रों में बहुत ज्यादा पानी दे दिया गया था क्योंकि साबरमती के आसपास जो है शहरों में इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत हाई स्पीड से हुआ है
और इंडस्ट्रीज को आपको पता है कि पानी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, तो बजाय इसके कि किसानों को इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए वो पानी दिया जाता, वो पानी इंडस्ट्रीज को दे दिया गया था। तो इस पर किसानों को बहुत गुस्सा आया था और उन्होंने बहुत विरोध प्रदर्शन किया था। तो ये जो स्टेटमेंट है ये भी गलत है। इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि गुजरात में साबरमती बेसिन में सूखे के दौरान शहरी क्षेत्र में अधिक जल आपूर्ति करने पर किसान भड़क गए थे और उन्होंने बहुत विरोध प्रदर्शन किया था। ठीक है, नेक्स्ट है, आज राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर से उपलब्ध पेयजल के बावजूद छत वर्षा जल संग्रहण लोकप्रिय हो रहा है। बिल्कुल गलत बात है। जैसे जैसे इंदिरा गांधी नहर की वजह से जो ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई है, जो फ्रेश वाटर सप्लाई है, घरों तक आने लगी है, वैसे वैसे ये जो छत से जल संग्रहण करने की जो विधि है वो घटती चली जा रही है। तो ये लोकप्रिय नहीं हो रहा है, ये अलोकप्रिय हो रहा है। ठीक है ना, अब लोग इसको प्रैक्टिस में कम ला रहे हैं। सो हियर आर सम फॉल्स स्टेटमेंट्स, identify the mistakes and rewrite them correctly. First is multiplying urban centers with large and dense population and urban lifestyles have helped in proper utilization of water resources. It's quite a false statement as it has already been written, but how can we rectify it? Multiplying urban centers with large and dense population and urban lifestyle have helped in proper utilization of water resources की जगह हम लिखेंगे have ruined, have ruined, have helped in proper utilization, have ruined the utilization of water. ठीक है ना, तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। Regulating and damming of river does not affect the river's natural flow and its sediment flow. It's quite a wrong thing to be said. Obviously, if we regulate the natural flow of a river, it obviously will affect the natural flow of that river and the sedimentation also. Okay, तो इसको हम क्या करेंगे, does not की जगह rivers affects. Regulating and damming of river affects the river's natural flow and its sediment flow. It is the right statement to be written. In Gujarat, the Sabarmati basin farmers were not agitated when higher priority was given to water supply in urban areas, particularly during droughts. It is a wrong statement, and we can write it properly when we say in Gujarat, the Sabarmati basin farmers were agitated, will not be written. Were agitated when higher priority was given to water supply in urban areas, particularly during droughts. Next है, today in Rajasthan, the practice of rooftop rainwater harvesting has gained popularity despite high water availability due to the Indira Gandhi Canal. It is a wrong statement, and we are going to write it like today in Rajasthan, the practice of rooftop rainwater harvesting has gained popularity. Has gained की जगह हम लिखेंगे has lost. Has lost popularity. Despite नहीं लिखेंगे हम, despite की जगह हम लिखेंगे because. ठीक है ना, despite की जगह हम लिखेंगे because of the high water availability due to the Indira Gandhi Canal. So these are the multi-choice questions and you have known how to write them properly. Multi-choice का मतलब ये नहीं होता कि आपको एक सेलेक्ट करना है, अलग अलग तरीके से क्वेश्चन दिए होते हैं। जैसे पहले क्वेश्चन में हमने देखा था कि किस तरह से उनको उनके साथ क्लासीफाई करना है, दूसरे में हमें राइट चॉइस निकालनी है और तीसरे में हमें क्या करना था कि उनको सही करना था। ठीक है, चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे कॉम्प्रिहेंशन से थोड़ा अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो अगले 3 क्वेश्चन जो होंगे वो 30 वर्ड्स में आपको एलॉबरेट करने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्याख्या करें कि जल किस प्रकार से, व्याख्या क्या करनी है कि पानी जो है वो किस प्रकार से एक नवीकरण योग्य संसाधन है, नवीकरण योग्य संसाधन है। ठीक है ना, कैसे जल नवीकरण योग्य है ये हमें बताना है। जल नवीकरण संसाधन है क्योंकि ताजा पानी मुख्य रूप से सतही अपवाह से प्राप्त होता है। सतही अपवाह का मतलब होता है जो सरफेस जो फ्लोइंग वाटर है वो, और भूजल को लगातार जल चक्र द्वारा नवीनीकृत और रिचार्ज किया जाता है। ठीक है ना,
जल चक्र में 3 प्रक्रियाएं होती है। कौन कौन सी 3 प्रक्रियाएं? पहली है वाष्पीकरण, दूसरी है संघनन और तीसरी है वर्षा। ठीक है ना। जल चक्र की ये प्रक्रिया कभी खत्म नहीं होती, इसलिए जल एक नवीकरणीय संसाधन है। जब हमने चैप्टर पढ़ा था तो हमने पहले यही देखा था कि जो वाटर साइकिल है, जो जल चक्र है, उसमें 3 प्रक्रियाएं जो होती ही रहती हैं। ठीक है ना। और अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर अच्छी है हमारे लिए, लेकिन हम उसका प्रॉपरली यूज नहीं कर रहे हैं। So explain how water becomes a renewable resource. Water is a renewable resource as fresh water mainly obtained from surface runoff and groundwater is continually being renewed. Groundwater is continually being renewed and recharged by the water cycle itself. And what is water cycle? In hydrological cycle या आप hydrological cycle को water cycle भी कह सकते हो, 3 process take place. First is evaporation, second is condensation and third is precipitation. This process of the water cycle is never ending and hence water is a renewable resource. तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ, वाटर जो पानी जो है वो एक नवीकरणीय संसाधन है, ये अपने आप से वापस बनता रहता है। ठीक है ना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जल दुर्लभता क्या है और इसके मुख्य कारण क्या है? जल दुर्लभता क्या है और इसके मुख्य कारण क्या है? पहले तो ये बताना है कि जल दुर्लभता क्या होती है। पानी की कमी, दुर्लभता का देखो, दुर्लभता यानी दुर यानी मुश्किल से, लभता यानी मिलना। तो जो चीज मुश्किल से मिले यानी जिसकी कमी हो, तो पानी की कमी क्या होती है? पानी की कमी तब होती है जब पानी की उपलब्धता पानी की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं होती। तो ये डेफिनेशन है जल दुर्लभता की। देखो कई बार जो वर्ड्स है वो इतने अजीब से आ जाते हैं कि आप कंफ्यूज हो जाते हो क्या लिखना। तो आपको उस शब्द की क्लिष्टता में नहीं फंसना है, आपको ये देखना है कि आपका आंसर कितना उसके साथ रिलेट कर रहा है। ठीक है। तो अगर आपकी जो सप्लाई है वो डिमांड से कम है तो ऑब्वियसली वहां उस चीज की कमी है। अगर जो पूर्ति हो रही है वो मांग से कम है, मांग ज्यादा है किसी चीज की, पूर्ति कम है, इसका मतलब उस चीज की कमी है। तो जब जल की उपलब्धता जल की मांग से कम होती है तो उसे जल दुर्लभता कहा जाता है। इसके कारण क्या क्या है? कारण हम दे सकते हैं जनसंख्या वृद्धि, पानी की बढ़ती मांग, बहुत ज्यादा मांग बढ़ रही है। जल का असमान वितरण, असमान वितरण का मतलब है जैसे राजस्थान जैसे इलाकों में बहुत कम मिलता है, वहीं आप उत्तर पूर्व में चले जाओ तो वहां खूब सारा जल की जो है अवेलेबिलिटी है। मैदानों में नदियों की वजह से पानी अवेलेबल होता है, लेकिन आप दक्षिण भारत की तरफ चले जाओ तो पठारों में पानी की कमी है। तो ये भी एक वजह हो सकती है। फिर अनुचित तरीके से जल का प्रयोग, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जल का जब हम यूज करते हैं तो ये नहीं ध्यान रखते कि हमें किस तरह से उसका यूज करना है। सतही जल में ये जो फ्लोइंग वाटर होता है उसमें कितना सारा पोल्यूशन हो रहा है, प्रदूषण भी एक मुख्य कारण है। और संरक्षण के जो तरीके हैं उनको अच्छे से लागू ना करना। चलो समझ लिया कि वितरण असमान है, डिस्ट्रीब्यूशन सही से नहीं है, प्रदूषण भी हो रहा है, लेकिन अगर उनको बचाने का कोई तरीका है तो उन तरीकों को सही से लागू नहीं किया हुआ है तो ये भी एक बड़ा कारण है। ठीक है। तो सो द क्वेश्चन इज व्हाट इज वाटर स्कैर्सिटी एंड व्हाट आर इट्स मेन कॉजेज। First of all, we are going to give the definition of water scarcity. Water scarcity occurs when water availability is not enough to match the demand for water. अब इसके causes क्या क्या हैं? It is caused by increase in population, growing demand for water, unequal access to it, improper use, pollution in surface water, and not applying for conservation method. जो कंजर्वेशन मेथड्स हमें बताए गए हैं हम उनको भी प्रॉपरली अप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो ये भी एक वाटर स्कैर्सिटी का बड़ा कारण है। जब आप आंसर देते हो ना तो कोशिश ये करो कि ज्यादा से ज्यादा पॉइंट वाइज उसको एलाबोरेट करो ताकि पढ़ने वाले को मजा भी आए और वो आपसे इंप्रेस होकर आपको मार्क्स भी दे। तो ले लीजिए आप इसका भी स्क्रीनशॉट, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप चाहे तो अभी से इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में रख सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो देखते ही ऐसा लगता है कि हाँ ये क्वेश्चन मैं भी देना चाहूंगी अगर मैं एग्जाम के लिए जो है क्वेश्चन तैयार कर रही हूँ तो ये उन्हीं में से एक क्वेश्चन है।
बहुउद्देशीय परियोजनाओं से होने वाले लाभ और हानियों की तुलना करो। मतलब हमें इसके लाभ भी बताने हैं और हानियां भी बतानी है। आप चाहो तो इसका कंपैरेटिव टेबल बना के लिख सकते हो, आप चाहो तो ऐसे पॉइंट वाइज भी एलॉबरेट कर सकते हो। तो सबसे पहले इसके लाभ क्या क्या है। सबसे पहले तो इससे सिंचाई होती है, विद्युत का उत्पादन होता है, बाढ़ नियंत्रण होता है, औद्योगिक और घरेलू उद्देश्यों के लिए पानी की पूर्ति होती है, पर्यटकों के लिए ये आकर्षण होते हैं, लोग घूमने जाते हैं वहां पर, अंतरदेशीय यातायात होता है, इनलैंड जिसको हम कहते हैं नेविगेशन, और मछली उत्पादन भी यहाँ किया जाता है। तो कितने सारे फायदे हैं अगर हम बहुउद्देशीय परियोजनाओं की बात करें। लेकिन इनसे कुछ नुकसान भी होता है। सबसे पहले नुकसान होता है कि पानी का जो प्राकृतिक प्रवाह है वो प्रभावित होता है, जो फ्लो और नेचुरल फ्लो है वो इफेक्ट होता है। फिर जलीय जीवन प्रभावित होता है, जो जल में रहने वाले प्राणी हैं वो परेशान होते हैं इस चीज से, बल्कि एक्वेटिक लाइफ तो पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है वहां की। आसपास के क्षेत्रों में भूमि का जलमग्न होना, जब इतनी बड़ी जो है जमीन पर, जब इतने बड़े क्षेत्र में डैम रिजर्वायर सब वगैरह बनाए जाते हैं तो होगा क्या, उस सारी जमीन पर जो है वो पानी फैल जाएगा। फिर पारिस्थितिकी असंतुलन होता है, इकोलॉजिकल जो है वो बैलेंस बिगड़ जाता है, और स्थानीय लोगों का बड़े पैमाने पर विस्थापन। जहां पर ये बनाए जा रहे हैं डैम, अगर वहां कोई रह रहे हों तो उनको बड़ी संख्या में वहां से हटाकर दूसरी जगह भेजा जाता है। एंड दिस इज क्वाइट अ पेनफुल थिंग। बहुत ही परेशान करने वाली ये चीज होती है जब आपको आपकी नेटिव प्लेस से हटाकर कहीं और भेज दिया जाता है। Compare the advantages and disadvantage of multi-purpose river projects. First, we are going to talk about the advantages. First is irrigation. Quite a large, huge area is got irrigated by these multi-purpose projects. And then electricity generation. Flood control is another advantage. Water supply for industrial and domestic purpose. Tourist attraction, inland navigation and fish breeding. These are the advantages of multi-purpose projects. Disadvantages are first, the natural flow of water is affected. ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि जो पानी का नेचुरल फ्लो है वही खत्म कर रहे हैं हम, तो यानी नेचर के साथ एक तरह से खिलवाड़ कर रहे हैं हम। दूसरा, एक्वेटिक लाइफ गेट्स अफेक्टेड। जो उनके अंदर प्राणी जो जीव रहते हैं, जितने भी हैं एनिमल्स, वो सब अफेक्टेड होते हैं। देन सबमर्जेंस ऑफ लैंड इन सराउंडिंग एरिया, आसपास का सारे जो एरिया है वो पानी में डूब जाता है। इकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस, बहुत बुरे पारिस्थितिकी प्रभाव पड़ते हैं। मतलब जो हमारे जहां हम रहते हैं उसके आसपास की जो भी वातावरण है उसको पारिस्थितिकी कहा जाता है। तो जब इस तरह से कहीं सूखे जमीन पर या कहीं ऐसे एरिया, सेमी एरिड एरिया में अगर बांध बनाए जाते हैं तो वहां की परिस्थितिकी तो बिगड़ेगी, क्योंकि पूरा बहुत करोड़ों सालों से वहां की पारिस्थितिकी जो है वो एरिड या सेमी एरिड रहने के लायक है। अब वहां अचानक से इतनी मात्रा में पानी आ जाएगा तो कुछ ना कुछ तो इफेक्ट पड़ेगा इकोलॉजी पर भी। Then large scale displacement of local people, and this is quite a painful thing to be adopted or to be happen there. ठीक है, तो ये थे 30 वर्ड्स के जो क्वेश्चंस आंसर हैं वो। इसके बाद होंगे 120 वर्ड्स वाले। अब है ऐसे क्वेश्चंस जो आपको 120 वर्ड्स में जिनका आंसर देना होता है। बहुत कई सारे जो है बच्चे जो कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि जब पूछा जाता है तो वो लिखते ही चले जाते हैं। देखो, एक तो सबसे पहले आपको वर्ड लिमिट ध्यान में रखनी होती है। आपको ये देखना होता है कि आपने जो क्वेश्चंस लिखे हैं, जो आंसर लिखे हैं, वो वर्ड लिमिट से कितना रिलेट कर रहे हैं। और दूसरा ये भी कि अगर आपने कुछ लिखा है, बढ़ा चढ़ा के बहुत ज्यादा लिख दिया है, तो भी सामने वाला इस चीज से कभी भी इफेक्टेड नहीं होता है। तो आपको वर्ड टू वर्ड इनका आंसर देना था, पॉइंट टू पॉइंट उनको बताना होता है। तो पहला क्वेश्चन है कि राजस्थान के जो अर्धशुष्क क्षेत्र हैं, राजस्थान के अर्धशुष्क क्षेत्रों में वर्षा जल संग्रहण किस प्रकार किया जाता है, व्याख्या कीजिए। राजस्थान के जो सेमी एरिड जो भी रीजन्स है वहां पर किस तरह से रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जाती है, ये हमें बताना है। तो राजस्थान के शुष्क और अर्धशुष्क, यहाँ एरिड और सेमी एरिड दोनों की हम बात कर रहे हैं। खासकर बीकानेर, फलोदी और बाड़मेर में लगभग सभी घरों में पारंपरिक रूप से पीने के पानी के भंडारण के लिए भूमिगत टैंक या टांके होते हैं। हम सब देखते हैं कि हमारे जो घर होते हैं उनमें क्या बनाए जाते हैं, इस तरह से टांके बनाए जाते हैं ताकि वहां पर पूरे साल के लिए पानी जो है स्टोर किया जा सके।
टैंक क्या होता है? टैंक एक कमरे, बड़े कमरे जितना भी बड़ा हो सकता है। टांके अच्छी तरह से विकसित छत वर्षा जल संचयन प्रणाली का हिस्सा थे और मुख्य घर या आंगन के अंदर बनाए जाते हैं। मतलब ये बहुत ज्यादा बाहर नहीं बनाए जाते, जो हमारा मेन जो कोर्टयार्ड होता है, आंगन होता है, उसी के अंदर बनाए जाते हैं। इन्हें पाइप के जरिए घरों की ढलान वाली छतों से जोड़ा जाता है। जिन छतों से पानी आता है ना, उन स्लोप वाली उन छतों से इनको पाइप के जरिए कनेक्ट कर दिया जाता है। छतों पर गिरने वाली बारिश पाइप से नीचे चली जाती है और इन भूमिगत टांकों में जमा हो जाती है। बारिश का पहला पानी क्या करते हैं, आमतौर पर इकट्ठा नहीं किया जाता, क्योंकि इससे छतें और पाइप साफ हो जाते हैं और बाद की बारिश से बारिश का पानी एकत्रित किया जाता है। ठीक है ना, फिर वो पानी पाइप के जरिए सीधा उन टांकों में ही जाता है। बारिश के पानी को अगली बारिश तक टांकों में संग्रहित किया जा सकता है, जिससे ये पीने के पानी का एक बहुत ही विश्वसनीय स्रोत बन जाता है जब सभी स्रोत सूख जाते हैं, खास करके गर्मियों में। और राजस्थान में तो ऐसा होता ही है, क्योंकि गर्मी भी बहुत ज्यादा भयानक पड़ती है, बहुत ही जो है तेज गर्मी पड़ती है। ऐसे में अगर बाहर कोई छोटे मोटे वाटर रिसोर्सेज हैं तो वो तो सूखेंगे। ऐसे सोर्सेज तालाब है, नाडी है, इनके सूखने में ज्यादा दिन नहीं लगते जितनी राजस्थान में गर्मी पड़ती है। और ऊपर से राजस्थान में मिट्टी ऐसी होती है कि बहुत ज्यादा पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है, लेकिन उसको होल्ड करके नहीं रख सकती। फिर वर्षा जल या पालर पानी, इस पानी को जो है पालर पानी भी कहा जा सकता है। जैसा कि आमतौर पर इन भागों में कहा जाता है, ये प्राकृतिक जल का सबसे शुद्ध रूप माना जाता है, क्योंकि उसको सीधे बारिश को सीधे हमने कलेक्ट किया है। इसलिए कई घरों में गर्मी को मात देने के लिए टांके से सटे भूमिगत कमरों का निर्माण किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये पानी क्या करता है, उनको ठंडा रखता है। इसको आप ऐसे समझिए कि जैसे ये आंगन है और आंगन में नीचे इस तरह से कोई टाका बनाया गया है, तो उसके ठीक पास में ही एक कमरा भी बना दिया जाता है, अंडरग्राउंड कमरा बना दिया जाता है। अब चूंकि यहाँ पानी भरा हुआ है तो ये तो जगह ठंडी रहेगी, तो इसके आसपास इस ठंडक का फायदा सीधे इसके आसपास वाले कमरे को भी मिलेगा। तो ये भी एक अच्छा तरीका है कि आप इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट नहीं करो और वहां पर ठंडक भी मिलती रहती है। ठीक है ना। तो हिंदी मीडियम वाले जो बच्चे हैं वो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ताकि वो इस आंसर को अपनी हेल्प के लिए यूज कर सके। So the same question we are going to discuss how rainwater harvesting in semi-arid regions of Rajasthan is carried out. How can we carry out the rainwater harvesting system especially in Rajasthan? In the arid and semi-arid areas of Rajasthan, particularly in Bikaner, Falodi and Badmer, almost all the houses traditionally had underground tanks or tankas for storing drinking water. The tankas could be as large as a big room. The tankas were part of the well-developed rooftop rainwater harvesting system and were built inside the main house or the courtyard. Okay. Then they were connected to the sloping roofs of the houses through a pipe. Rain falling for the rooftop would travel down the pipes and was stored in the underground tankas. The first spell of rain was usually not collected, as this would clean the roofs and pipes both. The rainwater from the subsequent showers was then collected. The rainwater can be stored in the tankas till the next rainfall, making it extremely reliable source of drinking water when all other sources are dried up, particularly in the summer. Rainwater or palar pani, as commonly referred to in these parts, is considered the purest form of natural water. It is the purest form of natural water. Many houses constructed underground rooms adjoining the tankas to beat the summer heat, as it would keep the room cool. It always works like natural air conditioner. Okay, so the students of English medium can take screenshot of this and we'll go ahead then. नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अभी से इसको इंपॉर्टेंट का टिक लगा सकते हैं। ठीक है ना। ये क्वेश्चन है कि परंपरागत जल संग्रहण की पद्धतियों को आधुनिक काल में अपनाकर जल संरक्षण एवं भंडारण किस प्रकार किया जा रहा है। बहुत सी ऐसी ट्रेडिशनली हमारी जो वाटर हार्वेस्टिंग की या वाटर कंजर्वेशन की जो भी मेथड्स थी, उनको किस तरह से आज भी अपनाया जा सकता है। ठीक है ना। तो हम उनके बारे में बात करेंगे।
जैसे जब हम जवाब देते हैं तो उसकी शुरुआत हमेशा उस चीज के जो है बैकग्राउंड या उस चीज का परिचय देकर करते हैं। तो हम इसको शुरू ऐसे करेंगे कि जल संचयन प्रणाली सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय, सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय रूप से एक व्यवहारिक विकल्प है जिसको हम अपना सकते हैं। जब हमने संसाधनों की बात शुरू की थी ना, तभी हमने संसाधनों के लिए एक चीज अनिवार्य कर दी थी कि वो आर्थिक रूप से भी हमारे लिए जो है वहन करने योग्य होने चाहिए, इकोनॉमिकली फिजिबल होने चाहिए। तो ये बिल्कुल इकोनॉमिकली फीसिबल है हमारे लिए। प्राचीन भारत में परिष्कृत जल संरचनाओं के साथ, परिष्कृत जल संरचनाएं कहते हैं ऐसी जो कि बहुत ही मॉडिफाइड कर दी जाती है। जैसे आपने देखा होगा कि बावड़ियां बनी होती है जिनको स्टेप वेल्स कहते हैं, ठीक है ना, खूब नीचे तक जिनमें सीढ़ियां लगी होती है और खूब सारा पानी इकट्ठा हो जाता है। उनका फायदा ये कि अगर पानी ज्यादा आ गया तो आपको ज्यादा सीढ़ियां नहीं उतरना पड़ेगा, और पानी कम आया है तो भी आपको सीढ़ियां ही उतरनी पड़ेगी, लेकिन पानी तो मिल जाएगा। तो यानी कि ये स्टेप वेल्स और इस तरह के जो भी कंजर्वेशन मेथड से प्राचीन भारत में उनके संरचनाओं के साथ जल संग्रहण प्रणाली की एक असाधारण परंपरा मौजूद थी। एक बहुत ही शानदार तरीके से पूरी परंपरा थी हमारी। लोगों को वर्षा की व्यवस्था और मिट्टी के प्रकारों का गहन ज्ञान था। आप आज भी देखते हो बड़े बुजुर्ग बता देते हैं 4 महीने पहले ही कि इस बार बारिश कैसी होगी, ठीक है ना, या फिर पहले ही बता देते हैं कि मिट्टी को ऐसे सही कर लो। तो ये बहुत शानदार तरीके से लोगों को पता होता था कि जो बूढ़े बुजुर्ग हैं उनको कि मौसम कैसा रहेगा, कब बारिश होगी, क्या क्या साइंस हैं जो हमें ध्यान में रखने चाहिए। और स्थानीय पारिस्थितिकी परिस्थितियों और उनकी पानी की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए वर्षा जल, भूजल, नदी के पानी और बाढ़ के पानी को इकट्ठा करने के लिए व्यापक तकनीकों का विकास किया गया था। पहाड़ी क्षेत्रों में क्या किया गया था, लोगों के द्वारा कृषि के लिए पश्चिमी हिमालय में गुल या कुल जैसे तालाबों का निर्माण किया गया था। ये हमने पढ़ा है कि जो हिल टॉप होते हैं, हिल टॉप पर तालाब बनाए जाते हैं ताकि स्लोप्स में रहने वाले लोगों को पानी की कमी ना हो। तो जो ढलान में लोग रहते हैं वो वहां से पानी ले सकते हैं, जिनको गुल या कुल कहा जाता है। ये खास करके पश्चिमी हिमालय क्षेत्रों में अपनाया जाता है। विशेष रूप से राजस्थान में पीने के पानी को स्टोर करने के लिए रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्रचलन था, आज भी है, और पिछले क्वेश्चन में जस्ट हमने पढ़ाई है इसके बारे में। बंगाल के बाढ़ के मैदानों में लोगों ने अपने खेतों की सिंचाई के लिए जलमग्न नहरें विकसित कर ली थी कि अगर बाढ़ आ रहा है इसका मतलब ये है कि उस पानी को एक्सेसिव काम में ले लिया जाए, तो लंबी नहरें निकाल ली थी, ठीक है। शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में कृषि क्षेत्रों को वर्षा आधारित भंडारण संरचनाओं में परिवर्तित कर दिया गया था। यानी जो हमने देखा था ना कि रेगिस्तानी इलाकों में इस तरह जो भी टीले बने हुए हैं और टीलों के बीच में अगर खेतों जैसी संरचना है, तो बारिश के टाइम में क्या कर दिया जाता था, उनको मेड़ लगा दी जाती थी ताकि वो पानी बाहर कहीं नहीं जाए और यहाँ उन खेतों में इकट्ठा हो जाए, जिनको क्या कहा जाता था, जिसे जैसलमेर में खड़ीन और राजस्थान के अन्य हिस्सों में जौहड़ का नाम दिया गया था। हमने खड़ीन और जौहड़ के बारे में जो है काफी विस्तार से पढ़ा है। तो ये खड़ीन और जौहड़ क्या होते हैं, ये टीलों के बीच के जो एरियाज होते हैं जहां पर पानी इकट्ठा किया जाता है। कर्नाटक के मैसूर के सुदूर गांव गेंदाथुर, जिसका हमने केस स्टडी पढ़ा था, गेंदाथुर में ग्रामीणों ने अपनी पानी की जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने जल की छत पर वर्षा जल संचयन प्रणाली स्थापित की है। लगभग 200 परिवारों ने इस प्रणाली को स्थापित किया है और गांव ने वर्षा जल से समृद्ध होने का दुर्लभ गौरव अर्जित किया है। पूरे मतलब गांव को आप ये देखो कि आप राजस्थान या सुदूर इलाकों में बैठे इसकी केस स्टडी पढ़ रहे हो, इसका मतलब उन लोगों ने कितना मैग्निफिसेंट काम किया है। मेघालय के शिलोंग में जल छत पर वर्षा जल संचयन सबसे आम प्रथा है। ये दिलचस्प है क्योंकि चेरापूंजी और मोनिसराम 55 किलोमीटर की दूरी पर ही हैं। मतलब जो भारत का सबसे ज्यादा वर्षा प्राप्त करने वाला जिला है चेरापूंजी, और जिस स्थान पर भारत की सबसे ज्यादा वर्षा होती है मानिसराम, वो शिलोंग से सिर्फ 55 किलोमीटर की दूरी पर ही है। लेकिन फिर भी शिलोंग में पानी की कमी है, तो उसके लिए वहां पर रूफटॉप हार्वेस्टिंग जो है अपनाया गया है। दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश शिलोंग से होती है, फिर भी राज्य की राजधानी शिलोंग को पानी की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है। शहर के लगभग हर घर में छत पर वर्षा जल संचयन की संरचना है और घर की कुल पानी की आवश्यकता का लगभग 15 से 25% छत पर जल संचयन से ही आता है। तो जहां सरकार को 100% उनको अवेलेबल करवाना पड़ता था, अब वहां सरकार को जो है वो 70 से 80% ही उनको उपलब्ध करवाना पड़ता है, बाकी वो खुद रूफटॉप हार्वेस्टिंग से हार्वेस्ट कर लेते हैं।
और तमिलनाडु भारत का ऐसा पहला राज्य है, इसको जरूर आप मेंशन करेंगे कि तमिलनाडु भारत का पहला राज्य है जिसने पूरे राज्य के सभी घरों में रूफटॉप हार्वेस्टिंग को, छत पर वर्षा जल संचयन संरचना को अनिवार्य कर दिया है कि ये किस प्रकार से करना है, ये बता दिया गया है। राज्य सरकार ने बिल्कुल अनिवार्य कर दिया गया है कि कोई भी नया घर बनेगा तो वहां पर रूफटॉप हार्वेस्टिंग अपना ही जाएगी। ठीक है, so the same question we are going to recite. Describe how modern adaptations of traditional rainwater harvesting methods are being carried out to conserve and store water. First, water harvesting system is a viable alternative both socio-economically and environmentally. Water harvesting is quite an important thing. In ancient India, along with the sophisticated hydraulics structure, there existed an extraordinary tradition of water harvesting systems. We have studied about all the ancient things for water harvesting and for water conservations. People had in-depth knowledge of rainfall regime and soil type and development wide-ranging techniques of harvesting rainwater, groundwater, river water and flood water. We are not only harvesting rainwater, we are harvesting rainwater with groundwater, with rainwater and flood water in keeping with local ecological conditions and their water needs. In hill and mountain regions, people built diversion channel like gulls and kulls of the western Himalayan for agriculture. Then rooftop rainwater harvesting was commonly practiced to store drinking water, particularly in Rajasthan. In the flood plains of Bengal, people developed indention channels to irrigate their fields. In arid and semi-arid regions, agricultural fields were converted into rain-fed storage structures that allowed the water to stand and moisten the soil like the khadins and in Jaisalmer and Johars in the other place of Rajasthan. Khadins and Johars are the same things, but they are known as khadins in Jaisalmer and known as Johars in the other parts of Rajasthan, especially in the border part of Haryana and Rajasthan. In Gendathur, a remote backward village in Mysore, Karnataka, villagers have installed in their households rooftop rainwater harvesting system to meet their water needs. Nearly 200 households have installed this system and the village has earned the rare distinction of being rich in rainwater. Rooftop rainwater harvesting is the most common practice in Shillong, Meghalaya. It is interesting because Cherrapunji and Monisram, situated at a distance of 55 kilometers only from Shillong, receive the highest rainfall in the world. Yet the state capital Shillong faces an acute shortage of water. Shillong is facing acute shortage of water. Nearly every household in the city has a rooftop rainwater harvesting structure. Nearly 15 to 25% of the total water requirement of the households comes from rooftop water harvesting. And this should be mentioned specially that Tamil Nadu is the first state in India which has made rooftop rainwater harvesting structure compulsory in all houses across the state. तो ये थे आपके थर्ड चैप्टर के क्वेश्चंस एंड आंसर। आई होप कि आपको समझ में आ गए होंगे कि किस तरह से क्वेश्चंस को हैंडल करना है, किस तरह से उनके आंसर्स देने हैं। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू। आप शेयर कीजिए इस वीडियो को, लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिएगा। अगर कुछ नहीं समझ में आया है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में जाकर। हम कोशिश करेंगे कि आपकी सारी जो भी प्रॉब्लम्स है उनका सोल्यूशन कर सकें। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ और वीडियोस देखते रहिए और लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। थैंक यू।